ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में भी पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी में यूपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, एमपी में एमपी पीएससी होता है। तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। बेनकाब किया जाए कनाडा का दोहरा चरित्र। इस समय आप देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ओटावा इसकी राजधानी है कनाडा की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, जो उसमें देखने को एक देश मिलेगा। बीते दिनों कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की और इस घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए काउंसलर स्टाफ के काम में बाधा डालने के प्रयासों को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर उचित ही जोर दिया। राजनयिकों और काउंसलर स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना कनाडा की जिम्मेदारी है। इससे पूर्व भी खालिस्तान समर्थक की करतूतों को लेकर भारत ने बार बार कनाडा को आगाह किया है। वहीं कनाडा अभिव्यक्ति के अधिकार की आड़ में ऐसे मामलों से अपना पल्ला झाड़ रहा है। वैसे तो ब्रैम्पटन हिंसा की कनाडाई प्रधानमंत्री अन्य नेताओं ने भी निंदा की है, मगर यह खानापूर्ति और औपचारिकता अधिक है, क्योंकि खालिस्तान समर्थक पर कोई कड़ी कार्रवाई होने के दूर दूर तक आसार नहीं दिखते हैं। जो हमारा पंजाब वाला हिस्सा है ना, और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का कुछ हिस्सा बनाकर अलग देश बनाने की बात करते हैं खालिस्तानी, और पाकिस्तान का पंजाब वाला हिस्सा, तो उसी की बात हो रही है। उसी को लेकर आंदोलन भी करते रहते हैं लोग। भारत कनाडा संबंध फिलहाल बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रह रहकर टकराव के नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने कनाडा में लोगों को निशाना बनाने के पीछे भारतीय एजेंटों और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर सनसनी मचा दी। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इन आरोपों को बेतुका और आधारहीन बताया। भारत के एक वरिष्ठ मंत्री के प्रति कनाडा के ऐसे अप्रत्याशित आरोप देश की प्रतिष्ठा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार का यह रवैया बिल्कुल सही है कि वह न केवल अमित शाह से जुड़े आरोपों बल्कि अन्य पहलुओं को लेकर भी कनाडा को करारा जवाब देने में लगी है। और इसमें केवल कड़ी बयानबाजी ही कारगर नहीं होगी, बल्कि कनाडा के खिलाफ कुछ कड़े कदम भी उठाने होंगे। भले ही इससे भारत वंशियों को कुछ मुश्किलों का सामना करने के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य के मोर्चे पर भी देश को कुछ कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। सदियों से आप देखिए, भारत में यही परंपरा चली आई है कि सम्मान की रक्षा सर्वोपरि है। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के संबंधों ने एक नई करवट ले ली है। कनाडा का दावा है कि इस हत्याकांड से जुड़ी जांच और अन्य जानकारियों के सिलसिले में अगस्त 2023 से 12 अक्टूबर 2024 के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली समेत दुनिया के दूसरे कोनों में 6 बार मिल चुके हैं। कनाडा ने यहां तक अतिरेकपूर्ण दावे किए कि भारतीय राजनयिकों ने कनाडा के उन नागरिकों की जानकारी भेजी जिन्हें वे भारत विरोधी मानते हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्री का उल्लेख करते हुए उसने कहा कि उक्त जानकारी का उपयोग अपराधियों के माध्यम से कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। और इसी सिलसिले में भारतीय राजनयिकों से पूछताछ के लिए कनाडा ने उनको मिली विशेषाधिकार वापस लेने की बात कही है, और जिससे बात इतनी बिगड़ गई कि भारत ने 14 अक्टूबर को भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित 6 राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला किया। इन राजनयिकों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट बताने के पीछे कनाडा का यही मंतव्य था। उनकी अपराध में सहभागिता या जानकारी साझा करने में संदिग्ध भूमिका हो सकती है। यह ऐसी उकसावे वाली बात थी कि भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। कनाडा का दावा है कि उसने निज्जर हत्याकांड से लेकर राजनयिकों की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य भारत को उपलब्ध कराए। वहीं भारत इससे इनकार करता आया कि निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने 4 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया, लेकिन उसे अदालतों में उनके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। भारतीय पक्ष को जो जानकारियां मिली वे समय आने पर सार्वजनिक हो सकती हैं, और इस पर भारतीय अधिकारियों को विचार करना चाहिए। इससे कनाडाई आरोपों की हवा निकालने में मदद मिलेगी। ब्रैम्पटन हिंसा के बाद इस मामले में कनाडा की पोल खोली जानी चाहिए। चूंकि कनाडा से पूरी तरह भारत विरोधी रवैये अख्तियार कर लिया है, वह अपने संगी साथियों द्वारा भारत को असहज करने वाला विमर्श तैयार करने में जुटा है।
और इसमें वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार उसके मददगार बन रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कूटनीति का तकाजा यही कहता है कि भारत अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करे और पूरी दुनिया विशेषकर ग्लोबल साउथ के उन देशों के समक्ष यह दर्शाए कि वह एक जिम्मेदार देश है। और उसके प्रति कनाडा के आरोप पूरी तरह झूठे एवं भ्रामक हैं। ब्रह्मटन हिंसा कनाडा के दोहरे चरित्र को उजागर करने का उदाहरण बननी चाहिए। हालांकि इस मामले में आप देखिए कनाडा को मिलने वाले उन I5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के रूप को लेकर सतर्क रहना होगा, जो आपस में खुफिया जानकारियां साझा करने के साथ एक दूसरे की ढाल बनते हैं। अमेरिका में हाल ही सत्ता परिवर्तन हो गया हो, लेकिन इस मामले में उनके नजरिए में मामूली सा फर्क देखने को मिलेगा। कई मुद्दों पर कनाडा का रवैया पाखंड से भरा हुआ है, जैसे 1985 के कनिष्क विमान हादसे को लेकर उनका दृष्टिकोण नस्लीय रहा। यह भी देखा जाए कि कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती पैदा करने की गुंजाइश नहीं दी जा सकती। भारत को इन सभी पहलुओं को एक कूटनीतिक अभियान के जरिए वैश्विक समुदाय के सामने रखना चाहिए। भारत कनाडा के आरोपों से उपजी कूटनीतिक चुनौतियों को अनदेखा नहीं कर सकता है। ब्रैम्पटन हिंसा के बाद भी ट्रूडो का भारत के प्रति नजरिया नहीं बदलने वाला है। भारत को कार्यवाही की दिशा में बढ़ना चाहिए। भले ही ब्रैम्पटन हिंसा की कनाडा की सभी पार्टियों ने एक सुर में निंदा की हो, लेकिन आप देखिए ट्रूडो के आरोप सभी दलों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इसके जरिए वह यही साबित करने में जुटे हैं कि कनाडाई नागरिकों के सामने अपने ही देश में भारत का की कथित गतिविधियों से खतरा पैदा हो गया है। लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं, इनका नाम है विवेक काटजू। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। मदरसा शिक्षा में सुधार की राय खुली। अभी हाल ही में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम फैसलों से अलग है। ऐसा बहुत कम होता है कि अदालत के किसी निर्णय से दोनों पक्षकार संतुष्ट हों, लेकिन इस मामले में ऐसा ही देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ के निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक ठहराया, किंतु कामिल स्नातक फाजिल फराशनतक डिग्री देने से संबंधित प्रावधानों को यूजीसी एक्ट 1956 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप डिग्रियां नहीं दे सकते हैं। जो कामिल स्नातक लेवल की आप देते हैं, फाजिल परास्नातक डिग्री देते हैं, वो नहीं दे सकते हैं। और यूजीसी की यहाँ बात हो रही, तो यूजीसी के बारे में जरूर याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील के रूप में आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च 2024 के अपने फैसले में कहा था कि मदरसा बोर्ड की स्थापना संविधान के पंथ निरपेक्ष ढांचे अनुच्छेद 21 का में उल्लिखित अधिकार और सबको समान शिक्षा पाने के मूल अधिकार का उल्लंघन है। और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया था कि उच्च न्यायालय में अल्पसंख्यकों को मिले मूल अधिकार की अनदेखी की गई। सर्वोच्च न्यायालय के सामने 3 प्रश्न थे। पहला यह कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, उनके संचालन के अधिकार का अर्थ उनकी और उसकी सीमा क्या है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह कानून पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करता है। तीसरा यह कि अनुच्छेद 21 का में दिए गए शिक्षा के मूल अधिकार और अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार के बीच क्या अंतर संबंध है। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 के माध्यम से मदरसा बोर्ड स्थापित किया गया था। इसके अधीन मदरसों को 5वीं तानिया और 8वीं फौकानिया और 10वीं मुंशी मौलवी, 12वीं आलिम, स्नातक कामिल और परास्नातक फाजिल डिग्री देने के अधिकार दिया गया था। मदरसा बोर्ड का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों के संचालन का अधिकार है और संविधान के निर्माताओं की मंशा थी कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने TMA पई फाउंडेशन 2002, इस्लामिक अकादमी ऑफ एजुकेशन 2003, PA इनामदार 2005 जैसे कई मुकदमों में यह कहा था कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक समाज को शिक्षण संस्थाएं खोलने और एवं संचालन का अधिकार है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट मान्यता रही कि संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाने तथा शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को इन संस्थाओं को ही भी मानना पड़ेगा। आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, अपनी संस्कृति की शिक्षा दीजिए, लेकिन विज्ञान भी पढ़ाइए, गणित भी पढ़ाइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देनी पड़ेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों की भांति उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट बोर्ड एक्ट 2004 के मामले में भी यही कहा कि अल्पसंख्यक समाज को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 एक द्वारा दिया गया। इसी के चलते हुए उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का वह हिस्सा निरस्त कर दिया जिसमें मदरसा बोर्ड को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अल्पसंख्यक समाज अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार और उसके द्वारा स्थापित नियामक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियम अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी बाध्यकारी होंगी। यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली डिग्री की मान्यता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थान खोलने के अधिकार डिग्री की मान्यता को अलग अलग देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यक समाज को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है, किंतु इसके अंतर्गत संस्थाओं को की डिग्री को मान्यता मिलने का अधिकार शामिल नहीं है। और आप देखते हैं कि इसमें और डिग्री की मान्यता के संबंध में न्यायालय ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली डिग्री का नियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा किया जाता है और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके द्वारा व्यापक नियम बनाए गए हैं। चूंकि मदरसा बोर्ड विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उसके द्वारा दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री विधि सम्मत नहीं है। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के समकक्ष जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे अवैध नहीं है, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार उनका भी नियमन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मदरसा शिक्षा से जुड़े कई भ्रम दूर करेगा, मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करेगा। मदरसा संचालित करने के अधिकार को मान्यता मिलने से अल्पसंख्यक समाज को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा तो की गई, किंतु यह भी स्पष्ट किया गया कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य छात्रों की तरह स्तरीय शिक्षा पाने का हक है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार नियम बना सकेगी। स्नातक व स्नातक डिग्री देने के अधिकार को भी स्पष्ट करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुरूप ही चलाया जा सकता है। लेखक उत्तर प्रदेश उच्च सेवा आयोग के पूर्व सदस्य विधिवेत्ता है, इनका नाम है डॉक्टर हरिवंश दीक्षित। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप देखिए, कोई भी संस्था चलाइए, कोई भी धार्मिक विद्यालय, अपना अल्पसंख्यक विद्यालय को कुछ भी खोल लीजिए किसी भी धर्म के, लेकिन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चों के भविष्य से खेल रहे होते हैं। लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये अध्यात्म की शक्ति, भौतिकता और अध्यात्म के संतुलन वाला जीवन ही श्रेष्ठ होता है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग एवं उनका संग्रहण जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक हो सकता है, परंतु यह जीवन को सरस नहीं बना सकता है। भोग वैराग्य की राह में बढ़ाया गया एक कदम है। अधिकांश देखा जाता है कि समस्त भोगों के उपरांत भी मन में जो रीतापन रहता है वह किसी भी भौतिक साधन से भरा नहीं जा सकता है। भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति भी अंत में यही अनुभव करता है कि सब कुछ आजमा कर देख लिया है, परंतु तृप्ति नहीं मिली। जो दूर से स्वर्ग दिख रहा था हाथ में आते ही मिट्टी हो जाता है। एक यूनानी कथा राजा डिमास की है। डिमास आप देखिए को यह वरदान प्राप्त हो गया था कि वह जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पैर में वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही उसने भोजन को छुआ वह स्वर्ण हो गया। जल को होंठ से लगाया वह भी स्वर्ण हो गया। हमारी स्थिति भी राजा मिडास की तरह है। भौतिक आप देखते हैं साधनों के अंबार पर बैठकर हम स्वयं को सम्राट से कम नहीं समझते, परंतु भीतर हमारा मन चोला उतार कर भिक्षु होने के लिए तड़पने लगता है। अध्यात्म का अर्थ धार्मिक होने का दिखावा करना, पुण्य के लोभ से दान दक्षिणा, तंत्र मंत्र पारंगत होना नहीं है, अपितु यह ज्ञान प्राप्त कर लेना कि सभी भोग अनित्य है एवं इनका त्याग करने की ही नित्य को पाया जा सकता है। भोग हो परंतु उसमें आसक्ति ना हो, दूसरों का हिस्सा छीनने की प्रवृत्ति ना हो, त्याग, सेवा भाव एवं संचय से अधिक वितरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगे तो समझना चाहिए कि अध्यात्म ने अपनी शरण में ले लिया। ब्रह्मा ने स्वयं को जड़ एवं चेतन 2 रूपों में विभक्त करके सृष्टि को ढाला है। इसी जड़ और चेतन का सामंजस्य जीवन में बिठाकर अपने भीतर के ब्रह्मा को खोजा जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा कर लिए देखा करिएगा। अनियंत्रित प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं की भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने उसे जलाने पर दोगुना जुर्माना लगाने का जो आदेश जारी किया वह तब कोई असर करेगा जब राज्य सरकार पराली जलाने से रोकने के लिए कमर कसेगी
और अभी तक राज्य सरकारें इस मोर्चे पर बहुत सफल नहीं हो सकी हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के दिनों में उन्हें कई बार फटकार भी लगाई। निस्संदेह पराली को जलाने से रोका ही जाना चाहिए और इसलिए और भी क्योंकि अब वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य हिस्सों में भी जलाई जाने लगी है। लेकिन इसी के साथ यह भी समझ जाना चाहिए कि वायु गुण प्रदूषण का एकमात्र कारण पराली जलाया जाना नहीं है। और देखिए पराली मतलब समझ रहे हैं आप लोग, खेतों में जो फसल के अवशेष बचते हैं ना, जिसमें आग लगा दी जाती है, उसी की बात हो रही है। और मैं पहले भी कहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि ये किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप देखिए जो जीव जंतु होते हैं किसानों के मित्र, जैसे आप देखिए केंचुए को कहा जाता है ना, अब उसकी भी मौत हो जाएगी जलकर, तो वो भी आप देखिए किसानों की जो खेत की उत्पादन क्षमता है उसकी उत्पादन क्षमता गिरेगी। तो मैं कहता हूँ कुछ सरकार कदम उठाए, कुछ आप देखते हैं कि किसान अगर कदम उठाए तो देसी खाद बनाया जा सकता है उसका, या दूसरे उद्योगों में उसका उपयोग किया जा सकता है। और केवल पराली को ही वायु प्रदूषण का कारण मान लेना ये भी गलत है। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और आप देखते हैं वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण पराली जलाना नहीं है। वायु प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। वाहनों के उत्सर्जन पर लगाम लगे। वाहनों के उत्सर्जन का एक बड़ा कारण यातायात का सुगम ना होना। बड़े शहरों में यातायात जाम के कारण वाहन रेंग रेंग कर चलते हैं। जब ऐसा होता है तो वाहनों से वहां कहीं अधिक विषाक्त उत्सर्जन होता है। और शहरों में ऐसे स्थान बढ़ते जा रहे हैं कि जहां सड़कों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात के कारण वाहन बहुत ही धीमी गति से चलने को बाध्य होते हैं। और अब तो स्थिति यह है कि शहरी इलाकों से गुजरने वाले राजमार्गों पर भी यातायात बुरी तरह बाधित होता रहता है। और इससे सरकारें और उनकी एजेंसियां अनजान नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सुगम यातायात किसी के एजेंडे में ही नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण स्थानीय कारणों से भी बढ़ता है और इसमें एक बड़ा कारण वाहनों का उत्सर्जन भी है। आखिर वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर कब ध्यान दिया जाए? देश में शहरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और जिनकी गिनती दुनिया के प्रदूषित शहरों में होने लगी है। यदि सरकारें और उनकी एजेंसियां प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति से वास्तव में चिंतित हैं तो फिर उन्हें उन सभी कारणों का निवारण एक साथ करना चाहिए जिनसे वायुमंडल जहरीला होता है। उन्हें पराली जलाने से रोकने और वाहनों के उत्सर्जन पर लगाम लगाने के ठोस उपाय करने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि सड़कों और निर्माण स्थलों से धूल ना उड़ पाए। अभी तो इसकी कोई परवाह ही नहीं की जा रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कूड़ा करकट जलाने से रोज रोकने के उपाय केवल कागजों तक सीमित रहते हैं। चूंकि लोगों को किसी तरह की कार्रवाई का कोई भय नहीं होता है, इसलिए वे भी प्रदूषण रोधी उपायों का पालन नहीं करते हैं। यह स्थिति तब है जब हर कोई इससे परिचित है कि वायु प्रदूषण मानव स्थापित स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक सिद्ध हो रहा है और लाखों लोगों की डेथ हो रही है, इसकी मौत हो रही है इस कारण से। एक और बात बता दूं आप लोगों को, क्या है हमारे समय जब आप देखते हैं कि ये प्रदूषण वायु प्रदूषित हो जाती है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, उस समय हमारा शासन प्रशासन नेता बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, फिर भूल जाएंगे। और आप देखेंगे कि एक दिन ऐसे ही शाम के 3-4 बजे मैं निकल गया, आप देखेंगे इतनी धूल उड़ रही थी वाहनों से कि वहां से आए आप देखते हैं कि मेरी जो काली टी शर्ट थी ना, वो आप देखते हैं कि धूल से लाल दिखने लगी एक तरह से। तो इतनी आप देखते हैं कि वो कान से, नाक से, मुंह से जाता होगा अंदर, तो आप देखते हैं मौत का कारण ही बनेगा, बीमार ही करेगा। छठ पर्यटन से समृद्धि। और छठ पर्व आप देखते हैं कि डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है, उगते हुए सूरज को। तो अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो अच्छा आएगा, संघर्ष करते रहिए। छठ से ये भी सीख सकते हैं। पर्यटन के विकास पर बिहार सरकार गंभीरता से काम कर रही है। पर्यटन स्थलों को अब विकास करने के साथ वहां सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में उत्साह के साथ मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ के पर्यटन का रूप देने का काम बहुत ही बढ़िया है, वैश्विक रूप ले चुके इस महापर्व को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की जरूरत को सरकार ने महसूस करके पिछले दिनों जो घोषणा की वह किसी तरह से साकार ले रही, इसे देखना होगा। देश विदेश के पर्यटकों के लिए विभाग ने पहली बार छठ टूर पैकेज लॉन्च किया और नहाए खाए से लेकर पारन तक, यानी छठ के 4 दिन की परंपरा, संस्कृति और खान पान से पर्यटक रूबरू हो सकें, इसके लिए छठ को पर्यटन उत्सव का रूप दिया गया है। इस पैकेज में पटना होटल, भोजन, टूर गाइड, पूजा करने वाले परिवारों से मिलाते सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ पर्यटकों को पटना के दर्शनीय स्थल का भ्रमण कराना भी शामिल है। छठ पर्यटन की इस योजना से क्या हासिल हुआ, पर्यटकों का किस तरह का अनुभव रहा और क्या कमी दिखी, सहित अन्य फीडबैक पर हम काम कर अगली बार उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो धार्मिक पर्यटन से रोजगार सृजन करने, आर्थिक समृद्धि हासिल करने में
कई राज्य बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। अपने वाले वर्षों में छठ महापर्व से कुछ इसी तरह की उम्मीद है। इसके लिए जिम्मेदारों को केवल ईमानदारी से काम करना होगा। पर्यटकों के लिए अच्छी व्यवस्था करनी होगी। बिहार को देख लीजिए, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। यह है बिहार। पटना इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय किससे लगती है? नेपाल से लगती है। राज्यों में किससे लगती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से। झारखंड तो बिहार से अलग करके बनाया गया था। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये क्या बिहार। नारी शक्ति से विकसित होगा भारत। और देखिए, आधी आबादी लगभग महिलाओं की है और आधी पुरुषों की। तो आप ये जानते हैं कि बिना उन्हें उनकी हिस्सेदारी देकर आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। तो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए की नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 25 से 26 के दौरान चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराने का, जो किराए पर किसानों को कृषि के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से खेतों में तरल उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन खरीद पर 80% अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ड्रोन उड़ाने वाली दीदियों को 15 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों के भीतर 14,500 ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ान भरेंगे। इससे स्वयं सहायता समूहों को स्थायी व्यवसाय और आजीविका में मिलेगी। वस्तुतः प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। मोदी सरकार ने महिला उत्थान पर विशेष ध्यान दिया। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस कड़ी में महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई। इससे पहले सरकारी डेयरी समितियां अगले 5 वर्षों के भीतर प्रतिदिन 1,000 लाख किलो दूध की खरीद करने लगेंगी। महिला किसानों की मेहनत का एक एक दाना सुरक्षित हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देश भर की ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा भी शुरू की है। चलिए, जो श्वेत क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइए आप लोग। गूगल बाबा का सहारा लीजिए, कहीं से भी बताइए, लिखिए। लेकिन किसान मजदूर महिलाएं खेती जगत में अपना परचम लहरा रही हैं। वहीं खेतों में पतियों के साथ काम में हाथ बटा रही हैं। ट्रैक्टर चलाना, खेतों में खाद और पानी देना, बीज रोपने जैसे काम वह कई बार अकेले ही कर लेती हैं। और खेतों में काम करके घर की आमदनी बढ़ाने वाली ये महिलाएं पुरुष से किसानों से कमतर नहीं है, लेकिन इस आमदनी को उनके हिस्से में नहीं जोड़ा जाता है। वहीं भारत के डेयरी क्षेत्र की असली कर्णधार महिलाएं हैं। क्या है? महिलाएं हैं। और महिला सशक्तिकरण किसी भी देश के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर हालात बदलने वाला साबित होता है। इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण को पहचानना होगा कि वे भी देश का अहम हिस्सा है और उनकी भागीदारी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें सुनहरे अवसर देने होंगे ताकि वे भी देश के विकास में अहम योगदान निभा सकें। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रयास सराहनीय है। या आप देख लीजिए, ये भी टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ना हो तो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ ना, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये भारतीय भाषाओं की समृद्धि को नई दिशा, ये भी आर्टिकल अच्छा लिखा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हिंदी और भारतीय भाषाओं का विकास एक लंबा सफर तय कर रहा है। राजभाषा सम्मेलन अनुवाद कार्यों में तकनीकी प्रयोग और शास्त्रीय भाषाओं को सम्मान देने जैसे कदमों ने न केवल भाषाओं को संरक्षित किया है, बल्कि उन्हें विश्व मंच पर पहचान भी दिलाई है। और इन पहलों के माध्यम से देश भर के लोग भारतीय भाषाओं के महत्व को समझने लगे हैं, जिससे भारत की भाषाई धरोहर को संरक्षण और संवर्धन प्राप्त हो रहा है। और अब देखिए, सरकार द्वारा तकनीक के प्रयोग से भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना एक और क्रांतिकारी कदम है। यह अनुवाद के कार्यों को सुगम बनाएगा और एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जिसमें भारतीय भाषाओं में संवाद बढ़ेगा। यह न केवल हिंदी बल्कि अन्य भाषाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा और विविध भाषाओं में संवाद को बढ़ावा देगा। सरकारी प्रयास, देश के विभिन्न हिस्सों में राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने की पहल से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को समझने एवं स्वीकारने में मदद मिलेगी। और ऐसे सम्मेलन भाषाई जागरूकता बढ़ाने के साथ ही भाषा को समझने और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 5
भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, और जिसमें भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां कुल 11 भाषाओं को यह दर्जा प्राप्त हुए। यह कदम भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपन्नता को प्रदर्शित करता है। डिजिटल माध्यम और तकनीकी प्रगति के साथ हिंदी का उपयोग व्यापक रूप से बढ़ रहा है। सरकार की इस दिशा में एक पहल ने हिंदी को डिजिटल स्पेस में मजबूती से स्थापित किया है, और जिससे हिंदी भाषा उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर अधिक सामग्री उपलब्ध हो रही है। उदाहरण के लिए सरकारी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है, और इससे विभिन्न भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने, उनकी समृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और भाषाई विविधता से परिचित कराना सरल होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से 3500 से अधिक विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षा का आरंभ हुआ है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो 2011 में 6 थी, अब बढ़कर 11 हो गई। इसमें भाषाई धरोहर की सुरक्षा के लिए सरकार की गंभीरता का संकेत मिलता है, और साथ ही इन भाषाओं में अध्ययन और शोध कार्यों को भी बढ़ावा मिल रहा है। 8वीं अनुसूची में तो आप लोग देखते हैं कितनी भाषाएं हैं, चलिए बताइए आप लोग नीचे। और जो शास्त्रीय भाषाएं उन्हें संरक्षण किस अनुसूची के तहत मिला हुआ है, तो ये भी बताइए। इसके अलावा संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया जैसी शास्त्रीय भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों, साहित्यों का पुनरुद्धार करके उन्हें पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। यह पहल भारतीय साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है, और वर्तमान पीढ़ी को अपने ऐतिहासिक साहित्य से जुड़ने का प्रयास है। कह सकते हैं कि भारत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सशक्तिकरण न केवल सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध कर रहा है, बल्कि रोजगार, तकनीकी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत 22 भारतीय भाषाओं में सरकारी पोर्टल्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने में सहायक हैं। और इस पहल से क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी की पहुंच बढ़ रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच पाता है। एक तरह से आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए। अब जो कोई, मैं तो कहता हूँ, सरकार की कोई योजना आ रही है या कोई अदालतों का फैसला आ रहा है, तो वो इंग्लिश में आए, हिंदी में आए, वो नहीं है। जो क्षेत्रीय भाषा उसमें भी अनुवाद होकर पहुंचना चाहिए कि लोग आसानी से उसे समझ सकें। अब आप देखिए, कहीं हिंदी जानने वाले हैं, वहां जाकर आप इंग्लिश बोलने लग जाइए, समझ में थोड़ी आएगा। रोजगार सृजन, भारतीय भाषाओं का संवर्धन रोजगार के नए अवसरों का माध्यम बन रहा है। हिंदी और अन्य भाषाओं का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह देश के विभिन्न उद्योगों में रोजगार सृजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय भाषाओं में अनुवाद, शिक्षा, मीडिया, मनोरंजन और प्रशासनिक क्षेत्रों में बढ़ते रोजगार के अवसरों से भारतीय युवाओं को नई दिशा और अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भारत में बहुभाषी समाज के कारण अनुवाद का कार्य एक प्रमुख उद्योग बन चुका है। हिंदी शब्द सिंधु, शब्दकोश और तकनीकी अनुवाद की पहल से कई नए अनुवादक और भाषा विशेषज्ञों की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। सरकारी दस्तावेज, वेब सामग्री और अन्य तकनीकी दस्तावेजों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कुशल अनुवादक की मांग तेजी से बढ़ रही है। और भारत में बढ़ती डिजिटल साक्षरता और भारतीय भाषाओं में सामग्री की बढ़ती मांग को देखते हुए कई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं में कोर्स सामग्री उपलब्ध कराने में लगे हैं। वह शिक्षकों, अनुवादकों और सामग्री निर्माताओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। भारतीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री की बढ़ती मांग से अनेक शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यों का सृजन भी हो रहा है। साहित्यिक समृद्धि के दृष्टिकोण से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लेखन के लिए नए लेखकों और संपादकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश जैसे प्रयासों से लेखकों को अपने लेखन में सही शब्दों के प्रयोग में मदद मिलती है, जिससे साहित्य और विकासन के क्षेत्र में सुधार और अवसर मिलेंगे। आगे की राय क्या हो सकती है, ये भी जान लीजिए। तो भारत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन इस दिशा में सतत प्रयास और भी आवश्यक है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं का समावेश बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी अपने मातृभाषा के महत्व को समझे और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बने सके। इसके अलावा तकनीकी संसाधनों का विस्तार करते हुए एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अनुवाद को और सरल बनाया जा सकता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। नौकरियों में इन्हें एक तरह से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अभी आप देखते हैं, अगर हिंदी आती आपको कोई बड़ी बात नहीं है, और हिंदी नहीं आती तब भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो बहुत सारी जगह आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। हिंदी के वैश्विक विस्तार की राह में चुनौतियां,
तो आप देखेंगे कि हिंदी के वैश्वीकरण में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी चुनौती इसका विविधता से भरा स्वरूप है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न देशों में हिंदी की विभिन्न बोलियाँ और रूप प्रचलित हैं। यह क्षेत्रीय विविधता हिंदी के प्रसार में बाधा नहीं है, बल्कि इसकी समृद्धि का संकेत हो सकती है। लेकिन इसे एक वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए एक सर्वमान्य मानकीकृत रूप की आवश्यकता है। इसके अलावा हिंदी के लिए एक वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है, ताकि विदेश में हिंदी सीखने वाले और पढ़ाने पढ़ाने की सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकें। हिंदी के वैश्विक विकास के संदर्भ में एक अन्य चुनौती तकनीकी नवाचार अनुवाद सुविधाओं की कमी है। जबकि हिंदी में साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर का असीमित खजाना मौजूद है, इसे आधुनिक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी और साधनों और अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास आवश्यक है। इसके लिए सरकार और तकनीकी कंपनियों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता है, ताकि हिंदी को विभिन्न वैश्विक भाषाओं के साथ संवाद के स्तर पर खड़ा किया जा सके। और हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। यह भाषा न केवल संवाद का माध्यम बनेगी, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिंदी के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा, और जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी सुदृढ़ होगी। आज के डिजिटल युग में हिंदी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। इंटरनेट, मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स पर हिंदी में सामग्री की उपलब्धता से हिंदी भाषी लोगों की संचार की जरूरतें पूरी हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व के 150 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी विश्व के 200 से अधिक विश्वव्यापी विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी जाती है। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 1 अरब लोग हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। इंटरनेट के उभरते उपयोग में हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राहें दिखाई दी। तकनीकी विकास के इस युग में हिंदी का स्थान भी मजबूत हुआ है। गूगल, फेसबुक, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर हिंदी उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इंटरनेट पर आप देखिए हिंदी सामग्री की उपलब्धता और मांग बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा हिंदी में सामग्री पढ़ता और साझा करता है। वर्ष 2021 में हिंदी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 60 करोड़ से अधिक हो गई है, और यह संख्या अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की संभावना भी है। गूगल के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा में जहां विषय वस्तु निर्माण की गति 19% थी तो हिंदी के लिए यह आंकड़ा 94% है। और अतः हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की दिशा में सरकार और समाज का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। सरकार की यह पहल हिंदी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। हिंदी का वैश्विक मंच पर उदय न केवल भाषाई न परिवर्तन, बल्कि यह एक सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत है। यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, जिसमें हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक बनेगी। आने वाले वर्षों में हिंदी निस्संदेह वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराएगी और भारत को एक सशक्त सांस्कृतिक और भाषाई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। बाकी आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या विचार हैं, आप लोग बता सकते हैं अपने विचार भी। ये आप देख रहे हैं कि चुनाव में रेवड़ियों का खूब बरसात हो रही घोषणाओं की, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी लिखिए। ये आप देखिए, जमीन पर ही रहे उड़ता हिमाचल। इस शिमला स्थित राजभवन में बुधवार को नशीली पदार्थों से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर कार्यशाला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और तमाम जनप्रतिनिधि। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की सरकार है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं इसे भी। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खबर होती है, खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।